हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपनी 10 की जो सीरीज चला रहे हैं हम एनवीएस पीईटी 2019 के पेपर को, उसके हम 10 क्वेश्चंस जो है हर दिन सॉल्व करते हैं। इसके 3 पार्ट हो चुके हैं, यानी 30 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगले 10 क्वेश्चंस की विद देयर डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब एंड काइंडली शेयर इट एज वेल। तो जो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है वो है द एबिलिटी टू ओवरकम अ रेजिस्टेंस विद अ फास्ट कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। तो जो ये क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत बार आता है, आपकी स्ट्रेंथ पे बेस्ड क्वेश्चन। स्ट्रेंथ जो है ये आता है आपके फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट में, जिसमें स्ट्रेंथ का ये पार्ट एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जाता है। सो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क करके रखना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एबिलिटी टू ओवरकम अ रेजिस्टेंस विद अ फास्ट कॉन्ट्रैक्शन। जब भी स्ट्रेंथ के साथ हम स्पीड को ऐड ऑन कर देते हैं तो वो आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के नाम से जानी जाती है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान ले, दैट इज कि आपकी स्ट्रेंथ कितने तरह की होती है। सो 3 तरह की स्ट्रेंथ होती है, जिसमें सबसे पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दूसरा है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, तीसरा है आपका स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। तीनों को अगर समझ लें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। स्ट्रेंथ का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि किसी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को हम स्ट्रेंथ यानी ताकत कहते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रेंथ जो है ये हम बोले मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो यहाँ आप जब अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करते हैं यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में क्या होता है कि जब आप किसी प्रतिरोध को गति के साथ ओवरकम करते हैं तो हम उसे कहते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, या फिर यहाँ पर लिखा है रेजिस्टेंस एट हाई स्पीड या फिर रेजिस्टेंस अलोंग विद स्पीड। तो ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा जो आंसर लगाएंगे वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होगा। जब भी स्ट्रेंथ में स्पीड को ऐड किया जाएगा उस सिचुएशन में जो हमारा आंसर है वो हमेशा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ही होगा। फिर हमारा तीसरा है स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। तो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, यानी थकान की अवस्था में भी जब आप ताकत का प्रयोग करते हैं उस क्षमता को हम स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कहते हैं। सो ये है 3 तरह की स्ट्रेंथ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI was formed in। तो ये जो है 1955 में इस फेडरेशन का निर्माण हुआ था या फिर इसका गठन हुआ था। तो अभी ये जितने भी अगर आपने पिछले 3 वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो आपने ये चीज देखी होगी कि यहाँ पर खो खो के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस आए। सो हम आगे खो खो के बारे में थोड़ी और भी चीजें पढ़ेंगे। फिर ये क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ सिटिंग स्क्वायर इन खो खो इज। तो खो खो में जो सिटिंग स्क्वायर का डायमेंशन है वो 30/35 ही होता है। लेकिन जो आपके नवोदय ने आंसर लगाया था दैट वाज 30/30। अगर मैं गलत हूं और आपके पास इसका सही एक्सप्लेनेशन है सो गिव मी इन कमेंट सेक्शन। बात करें आपके खो खो की, तो इस खो खो में और भी जो चीजें आपको पढ़नी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके खो खो का डायमेंशन क्या होता है, जो कि होता है 27/16 मीटर, यानी 27/16 मीटर का आपका खो खो का ग्राउंड होता है। खो खो का जो पोल है उसकी हाइट भी पूछी जाती है, जिसको हम 1.20 से 1.25 मीटर भी लिख सकते हैं अगर आपको सेंटीमीटर में नहीं लिखना है। 8 लेन होती हैं। इसका डायग्राम भी देखेंगे तो कुछ और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आपको दिख रहा है कि पोल टू पोल जो डिस्टेंस है वो होती है 24 मीटर। यहाँ पर जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ये है 35x30, जिन्हें हम सिटिंग ब्लॉक या सिटिंग बॉक्स कहते हैं। तो वहां पर ये आंसर क्यों टिक था या फिर उसमें गलत था जहां से मैंने लिया है, मे बी अगर आपके पास इसका सही आंसर हो या फिर आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर जिसमें सही चीज लिखी हो, प्लीज लेट मी नो। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये जो है आपकी फ्री जोन, ये होता है आपका 1.5 मीटर का। उसके बाद यहाँ जो ये चीज है इसको अगर हम बात करें कि आपकी पहली लाइन के से कितनी डिस्टेंस होती है, तो वो होती है 2.5 मीटर। बाकी जितने भी लेन्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है 2.30 मीटर। तो इतने ही क्वेश्चन जो है वो मोस्टली खो खो के ग्राउंड से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस।
तो कौन से ऐसे कारक हैं जो फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करते या फिर उनका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो पहला है आपका क्लाइमेट, तो क्लाइमेट का फर्क पड़ता है आपकी फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस पे। जेंडर का भी फर्क पड़ता है, मेल और फीमेल की फिजिकल फिटनेस वेलनेस डिफरेंस होती है। एज का फर्क पड़ता है, बट एंगर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो आपका जो आंसर है दैट विल बी एंगर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन विच मीन्स इक्वल टेंशन इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका आंसर लगाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह के होते हैं। सो जो आपकी कॉन्ट्रैक्शन है वो तीन तरह से होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा कॉन्ट्रैक्शन जहां पर आपकी लेंथ की मसल जो है वो शॉर्टन होती है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। जैसे अगर हम इसमें टाइप ऑफ मूवमेंट की बात करें, ये आपके किन्सियोलॉजी से आती है, ये भी आपको साथ में चीजें पढ़ते जाना है। तो अगर यहाँ पे टाइप ऑफ मूवमेंट की बात करेंगे तो आप देखेंगे इसमें हो रहा है फ्लेक्शन। सो हम फ्लेक्शन को कह सकते हैं कि एक तरह का कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। उसके बाद जब आप एक्सटेंशन करेंगे तो एक्सटेंशन में होता है जो आपकी लेंथ ऑफ मसल है वो इंक्रीज होगी, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ भी आप पे टेंशन है मसल में, इस सिचुएशन में भी टेंशन है, बट अगर आप उसको कोई भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे यानी लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आइसोमेट्रिक जो है वो डायनेमिक नहीं होता है, वो स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन में आता है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन, डायनेमिक यानी मूवमेंट हो रहा हो और टेंशन जो है वो इक्वल हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। ये हम अपने पिछले वीडियोस में भी देख चुके हैं। आइसोटोनिक का जो मतलब है वो होता है सेम, और टोनिक का मतलब होता है वेट या फिर टेंशन, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इस तरह से जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इस चीज को समझ के फिर आंसर्स लगाने हैं कि क्या होगा। डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन, स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन, स्टैटिक में ही आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो बहुत एक जैसी लगती हैं, बट फिर भी इनके आंसर में डिफरेंसेस आ जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ हर्डल शुड नॉट बी लेस देन। तो यहाँ से आपको एथलेटिक्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने होते हैं। जैसे एथलेटिक्स में आपको जो रेसेस हैं वहां पर जो ट्रैक होता है उसकी लेन की विड्थ कितनी होती है, नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, डिस्कस, शॉटपुट, इन सब के जो सर्कल होते हैं उनका डायमीटर या फिर रेडियस क्या होता है, या फिर उनका वेट क्या होता है, उनका जो थ्रो ऑफ एंगल है वो क्या होता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एथलेटिक्स से बनते हैं और वो पूछे भी जाते हैं। सो इस क्वेश्चन में है कि वेट ऑफ हर्डल शुड नॉट बी लेस देन, दैट इज 10 kg। 10 किलो से कम नहीं होना चाहिए आपके हर्डल का जो वेट है। साथ ही हर्डल पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि पूछे भी गए हैं। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ हर्डल्स कितने होते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ हर्डल्स, तो उसका आंसर आपको याद भी रखना बहुत इजी है। अभी हमने 10 kg पढ़ा था, ये होता है 10, यानी 10 हर्डल्स होते हैं। उसके बाद इवेंट कौन कौन से होते हैं? 100 मीटर वुमेन का होता है, 110 मेन, 400 मीटर मेन और 400 मीटर वुमेन। चार इवेंट आपके स्टैंडर्ड होते हैं। इन चारों में ये जो लिखे हुए नंबर्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये है पहले हर्डल से या फिर जहां आप स्टार्ट कर रहे हैं वहां से पहले हर्डल के बीच की डिस्टेंस। सो दिस इज 13 मीटर, अलग अलग है सब में। और इसके बाद जो कंसेक्यूटिव हर्डल्स है, मतलब अगर ये दो हर्डल है तो इनके बीच की डिस्टेंस लिखी हुई है। फिर इस हर्डल से लेके फिनिश लाइन जो है उसके बीच की डिस्टेंस है, और जो हर्डल है उसकी हाइट कितनी होगी। क्वेश्चन जो ये वाले हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो 110 मीटर में ये हाइट होती है मेन के लिए, 400 मीटर मेन में ये है, और 400 मीटर वुमेन में ये है। सो ये जो है हर्डल्स की हाइट है, जो भी हर्डल यूज होते हैं इन पर्टिकुलर इवेंट में, और जितने भी हर्डल्स होते हैं सबकी सेम हाइट होती है, कोई ऊपर नीचे नहीं होता है एक पर्टिकुलर इवेंट में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप। अब ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम हुआ था 2019 में। सो 2019 में हुए जितने भी इवेंट्स हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि अभी है एशियन गेम्स, एशियन गेम्स होने वाले थे ग्वांगझू में, बट वो नहीं हुए हैं। तो अब ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये हुआ नहीं है। सो इस तरह से भी जो क्वेश्चन है वो आपके इम्पोर्टेंट हो जाएंगे कि जो इस पर्टिकुलर ईयर में या तो होने वाले थे
या तो किसी वजह से नहीं हो पाए। तो आपको वो सारी जो चीजें हैं उनको भी पढ़ना है। क्योंकि आपका एग्जाम हुआ था 2019 में, और 2019 में ही ये आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था मेन का। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सी कंट्री ने इसे होस्ट किया था। इंग्लैंड और वेल्स में इन्होंने होस्ट किया था, और विनर भी यहाँ की इंग्लैंड ही थी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन है, सबको पता होता है, बट फिर भी ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में कुछ और चीजें जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला वर्ल्ड कप जो है वो कब हुआ था? वो जून 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था। 2023 में जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने वाला है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 1987 तक जो है वर्ल्ड कप में 60 ओवर का मैच हुआ करता था, अब वो 50 हो गया 1987 के बाद से। विमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो मेन वर्ल्ड कप से 2 साल पहले ही शुरू हो गया था, दैट वाज इन 1973। और इंडिया ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, 1983 और 2011 में। ये क्वेश्चंस जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है, और आपको इसमें भी देखना है इस तरह के क्वेश्चंस भी। फिर है आफ्टर लॉस इन ए कॉम्पिटिशन एक्सेप्टिंग डिफीट इन अ पॉजिटिव मैनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हारने के बाद भी अपनी हार को एक पॉजिटिव तरीके से अपनाना, ये किस चीज को दर्शाता है? इट इज स्पोर्ट्समैनशिप, यानी जो ये खिलाड़ी भावना को दिखाता है, खेल भावना को दिखाता है, कि आप हारने के बाद भी बहुत एग्रेसिव या अलग तरीके से बिहेव ना करें, आप अपनी हार को भी स्वीकार करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस पर जैसे फियरिंग विलियम, जे एफ विलियम मोस्टली जगह आपको लिखा मिलता है, यहाँ पर पूरा नाम लिखा है, जो कि एक फिजिकल एडुकेशनिस्ट थे, एक ऑथर थे। उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, अब आपको ये भी पढ़नी है। कम से कम 8 से 10 डेफिनेशंस आपको याद नहीं करनी है, बट कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के आपको ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन दी किसने। वैसे ये थोड़ी सी रेयर है, लेकिन फिर भी आपको 8 से 10 जो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे उसमें ये आएगी। Physical education was defined as the sum of men's physical activities selected as to kind and conducted as to। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो है desired outcomes। ये डेफिनेशन है, इसमें कोई ऐसा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, रट के ही आपको जानी है, तभी आप इसके आंसर्स लगा पाएंगे, बाकी तुक्का तो चलता ही है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस इज एन इन्फेक्शन विच अकर्स इन। तो ये आपका आता है हेल्थ एंड डिजीजेस वाले पोर्शन से। तो हेल्थ एंड डिजीजेस वाले पोर्शन से भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं हेल्थ एंड डिजीजेस के, तो आपको मोस्टली लिखना क्या है, जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उन डिजीजेस के नाम और उनके कॉजिंग पैथोजन। मतलब अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस किससे होता है, वायरस से या बैक्टीरिया से? तो ये वायरस से होता है, वायरस से होने वाली बीमारी है, और ये आपके लीवर को अफेक्ट करती है। तो इस तरह से आपको जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है उनको क्लासिफाई करना है, कि कौन कौन सी बीमारियां वायरस से होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं, या किसी और पैथोजन से होती हैं, रिंगवॉर्म से होती हैं, टेपवॉर्म से होती हैं। वो आपको लिखना है। वो एग्जाम में आपको हमेशा पूछा जाएगा, वो ऐसी चीज है कि अगर आप एक बार याद करते हैं तो वो कभी बेकार नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही, अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले 10 क्वेश्चन की। टिल दैट कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।